So hello everyone. So today I am here to teach you टेंस। आज मैं टेंस का तीसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ। जो हमारा दो खत्म हो चुका है, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हो चुका है, तीसरा पार्ट हो रहा है जिसमें फर्स्ट और सेकेंड हम लोग बेसिक पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सो आर यू रेडी? चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमारा टॉपिक हो गया आज का सिंपल प्रेजेंट टेंस। रिपीट आफ्टर मी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमारा टॉपिक हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। और हम बताए थे आपको टेंस तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें एक्शन हमारा चार होता है। एक सिंपल होता है, कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट एंड एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, जिसमें हम अभी पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अगर हम किसी भी टेंस को शुरू करने से पहले, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसे सीधा बात चला है कि टाइम हमारा क्या होगा, प्रेजेंट। प्रेजेंट हमारा क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, और एक्शन कैसा होगा, सिंपल। यानी कि इसमें एक्शन जो होने वाला हमारा है क्या है, सिंपल होने वाला है, और टाइम होने वाला है प्रेजेंट। टाइम हमारा प्रेजेंट हो जाएगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और तो हम बात करते हैं, क्योंकि एक्शन और टाइम दोनों होगा। टेंस इक्वल टू हम पढ़े थे, टेंस इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन पढ़े हुए थे। तो हमारा एक्शन सिंपल और टाइम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, संरचना। स्ट्रक्चर में इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद आने वाला है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला है कंप्लीमेंट। एक सेंटेंस में यह जो स्ट्रक्चर हो गया सेंटेंस का, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट आएगा। तो हम सबसे पहले जाने कि आखिरकार सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है। वर्ब तो हम बताए थे आपको एक्शन होता है, और इस एक्शन का जो डूअर होगा, डूअर मीन्स कर्ता, डूअर मीन्स कर्ता, जो इस एक्शन को करने वाला होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। और इस एक्शन का से जो प्रभावित होगा, जो इससे क्या होगा, प्रभावित, यानी कि अफेक्टेड होगा, जो इससे प्रभावित होगा उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। और कंप्लीमेंट बोलेंगे, ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा जानकारी दे, जो सब्जेक्ट के बारे में, जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्लीमेंट बोलेंगे। फिर सर सब्जेक्ट कौन सा बनेगा, अगर हम लोग किसी चीज को बनाने की सोचते हैं तो बनाने से पहले उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आखिरकार सब्जेक्ट कौन बनेगा, सब्जेक्ट, कीप इन माइंड, सब्जेक्ट हमेशा बनेगा या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। नाउन प्रोनाउन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। नाउन और प्रोनाउन किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट जब भी बनेगा तो या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। सो वर्ब, वर्ब एक्शन को दिखाता है, खाना, जाना। और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ऑब्जेक्ट भी बनेगा, या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा, ऑब्जेक्ट भी यही बनने वाला है। सर कंप्लीमेंट कौन बनेगा, कंप्लीमेंट के लिए हमें जरूरत है, कंप्लीमेंट नाउन भी बन सकता है और प्रोनाउन भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है, साथ ही साथ एडवर्ब भी बन सकता है और प्रीपोजिशन भी बन सकता है। इस सारे के सारे आपको कंप्लीमेंट के जगह पर मिल जाएगा। तो कुल हमारा ये बात हो गया कि सब्जेक्ट होता है इंग्लिश के स्ट्रक्चर में, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर कंप्लीमेंट होगा। फिर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाएंगे। तो हम आपको बताए थे कि वर्ब का 5 काम होता है, जिसमें पहला और 5वां काम करता है सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट में V1 लगाएंगे और क्या लगाएंगे, V5 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर कंप्लीमेंट लगा देंगे।
क्या हमारा स्ट्रक्चर रेडी है क्या? बिल्कुल रेडी है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। इसे बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। सर पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? किसी भी बातों को सकारात्मक रूप से कहना ही हमारा क्या कहलाता है? पॉजिटिव सेंटेंस होता है। क्लियर? सब्जेक्ट किसी भी बातों को अगर हमें बताना होगा और इसको स्टेटमेंट, जैसे इफ आई वांट टू शेयर एनी स्टेटमेंट, इफ आई से यू इन अफर्मेशन, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें नेगेटिव नहीं हो सकता है, किसी नकारात्मक भाव नहीं होगा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया V1 V5, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, जिसमें हम आपको ऑलरेडी बता रखा है मैंने कि V1 जो होता है प्लूरल, तो एक रूल होता है सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब। सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हमें क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब चाहिए, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1 लेगा। प्लूरल किसे बोलते हैं? मोर देन वन। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो कौन लेगा भाई साहब? ये हमारा ले लेगा V5। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब बना है। सो हमारा स्ट्रक्चर पूरा के पूरा है ना क्लियर हो गया। क्लियर? तो इसका स्ट्रक्चर हो गया सिंपल प्रेजेंट के सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। सर एक एग्जांपल मैं दे दूं तो शायद आपको ज्यादा ही समझ में आएगा। चलो मैं कोशिश करता हूं। मैं लिखता हूं मैं सीतामढ़ी में अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं सीतामढ़ी में अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इज इट विजिबल? मैं सीतामढ़ी में अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो इसमें हमारा क्या हो गया? पढ़ाना वर्ब हो गया। पढ़ाने वाला कौन? मैं, तो सब्जेक्ट हो गया। और पढ़ा क्या रहा हूं? इंग्लिश पढ़ा, ऑब्जेक्ट हो गया। और सीतामढ़ी क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये तो हिंदी में, तो मैं बोल सकता आई टीच इंग्लिश इन सीतामढ़ी। आई टीच इंग्लिश इन सीतामढ़ी। ओके, जिसमें ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, टीच हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इन सीतामढ़ी क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो मैं सीतामढ़ी में अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो हमारा सेंटेंस एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया। अब बात बढ़ता है कि सर यहाँ तो मुद्दा बन गया कि सर आप बोले, आपने लिखा है कि इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब विल बी प्लूरल, बट हियर सब्जेक्ट इज आई इज सिंगुलर, but I use here plural verb. Teach is not singular, it's plural. तो फिर ये तो मैच कर ही नहीं रहा है, तो इसका क्या लॉजिक हो गया? इसका लॉजिक ये हो गया कि कई बार हम लोग एक्सेप्शन होता है, V1 का यूज करेंगे I के साथ, V के साथ, U के साथ, दे के साथ। एक से ज्यादा पेन होगा तो हम उसे क्या बोलते हैं? पेन्स बोलते हैं। और V5 का यूज करते हैं ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, इट के साथ, और राम के साथ। कोई भी सिंगुलर आदमी हो, अगर एक पेन हो तो फिर सर आई क्या? आई का लोचा ये है कि आई है ना एक्सेप्शन है। आई होता है सिंगुलर, आई क्या है? सिंगुलर, एक्सेप्शन में आ जाता है। एक्सेप्शन रूल ये है, एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। सिंगुलर होते भी हुए भी क्या ले रहा है? V1 ले रहा है। यू जो होता है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन ये वर्ब का बात है तो हमेशा कौन लेता है? V1 लेता है। यू हमेशा पहला फॉर्म लेता है। क्लियर? सो मुझे लगता है यहां तक आपको तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बचपन से पढ़े कि सर इसके अंत में क्या होता है? इसके लास्ट में ता लगता है। ता है, ती है और ते है। ठीक है, लगता है। तो हिंदी बोलने वालों के लिए ठीक है, हालांकि बिल्कुल 100% सही नहीं है, कुछ हद तक सही है कि आप ट्रांसलेशन बना तो ता है, ती है, ते लगाकर, लेकिन आप इट्स लैंग्वेज और लैंग्वेज में आपको सेंस समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक ही सेंटेंस को कई ढंग से लिख सकता हूँ। जैसे मैं बोलूंगा ना,
वह जानता है, वह जानता है, उसे पता है, उसे पता है, उसे मालूम है, उसे मालूम है। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर तो तात्या है ही नहीं, सारे का सेंस क्या है, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका अलग अलग है। वह जानता है, उसे पता है, आई थिंक पता ही रॉन्ग, उसे पता है, उसे मालूम है। लिख दिए हिंदी में कई ढंग से हम बोल दिए, लेकिन सारे का इंग्लिश एक ही होगा, ही नोज, ही नो या नोज, नो होगा या नोज होगा। तो हमारा ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो नोज खत्म होकर, सॉरी नो खत्म हो जाएगा, नोज है, कि नोज वह जानता है, सारे को हो गया। अब यहाँ पर तो तात्विक नहीं है, तो ये ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि इसे गलत है, बट आपको सीन समझना है कि कहाँ पर इसका भाव क्या है, इसका सेंस कहाँ जा रहा है, मीनिंग क्या है। मीनिंग बोलने का कई तरीका भी हो सकता है, क्लियर। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसका डिफिनेशन है it is used to show the action simply incomplete in project। it is used, इसका प्रयोग किया जाता है show the action to simply incomplete in project, जो वर्तमान में ना अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट मीन्स अधूरा, जो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में क्या है हमारा, अधूरा है, ये पूरा नहीं है। तो सिंपली इनकम्प्लीट इन प्रेजेंट, ऐसा घटना जो वर्तमान में पूर्ण न हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट। यानी कि हम बोल सकते हैं वर्तमान में साधारण और अधूरे कार्य को सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। हमारा वर्तमान में कोई घटना जो साधारण भी हो और अधूरा भी हो, तो उसे कौन सा टेंस बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। कंप्लीट नहीं होता है, अधूरा एक्शन होता है सर। फिर और भी इसका होता है, इट शोज हैबिट या डेली रूटीन, एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी कि यह दिखाता है हैबिट, डेली रूटीन, जैसे रोज हम लोग जो काम, जिस काम को करते हैं ना, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट में होता है। ऐसे घटना जो रोज करते हैं, तो हमारा वो क्या हो जाता है, हैबिट को दिखाता है, तो हमारे डेली रूटीन में आ जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सच्चाई है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसके बाद सूर्य पूरब में उगता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा फैक्ट हो गया। साथ ही साथ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसे हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, गर्म हो जाता है। ये सारी सच्चाई है। तो जो दुनिया में फैक्ट है, सच्चाई है, या इसे हम बोल सकते हैं फैक्ट, फैक्ट मतलब सच्चाई, उसे हम लोग किस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं। सो आई होप आपको डेफिनेशन पूरा क्लियर हो गया। तो फिर से हम बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट है जो वर्तमान में साधारण घटना, ऐसी घटना जो साधारण हो, जो अधूरा भी पूरा ना हो, उसे हम कहाँ बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। चलिए चलो हम एग्जाम्पल के यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। रवि यहाँ आता है, रवि यहाँ आता है, इसका मतलब हो गया रवि comes here, रवि comes here, क्योंकि रवि सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर। तुम लोग अंग्रेजी बोलते हो,
तुम लोग अंग्रेजी बोलते हो। सीधा दिमाग लगाना है कि यू होता है हमेशा अपने साथ कौन सा वर्ब लेता है, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब कौन सा लेना है, उसे V1 लेना है। तो इसलिए तुम लोग तो यू बोलना का अंग्रेजी स्पीक, यू स्पीक इंग्लिश। वे लोग हमेशा, वे लोग हमेशा रामायण पढ़ते हैं। दे और हमेशा के ऑलवेज रीड और रीड्स, तो यहाँ पर रीड होगा क्योंकि दे वे लोग मोर देन वन पर्सन वहां पर हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग वहां पर वे लोग लगाएंगे। तो कहता है दे ऑलवेज रीड द रामायण। रामायण को अंग्रेजी में हम लोग रामायण लिखते हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें क्या है कि अब बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे मैं गाना सुनता हूँ, आई लिसन टू सॉन्ग, आई लिसन टू अ सॉन्ग। मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश, दे लर्न इंग्लिश। मैं मूवी देखता हूँ, आई वॉच अ मूवी, आई वॉच अ मूवी। सो इस तरीके से आप ना अपने डेली रूटीन को दिखा सकते हैं। सो आई होप यू गॉट इट। सो इसमें अभी बहुत सारी चीज बाकी है। तो सिंपल प्रेजेंट का हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अब पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। सो सर इसमें कंप्लीमेंट समझ में नहीं आया कुछ। कंप्लीमेंट यहाँ पर मैंने लिखा है ना, कंप्लीमेंट जो एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं, कंप्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जो एक्शन से अफेक्टेड हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीमेंट बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस बताने वाले हैं। सो फिर से एक बार मेरे बाद रिपीट करें कि सिंपल प्रेजेंट वर्तमान में साधारण और अधूरे कार्य, वर्तमान में साधारण और अधूरे कार्य को बताने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ओके, तो आई होप यू गॉट इट। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस। ये तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव। मैं मोबाइल चलाता हूँ, इसका अंग्रेजी फिर से सोचो तो क्या होगा, चलो बताओ क्या होगा। मैं मोबाइल चलाता हूं, तो इसका होगा आई यूज अ फोन, आई यूज अ फोन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। इसी का निगेटिव सेंटेंस होगा। तो हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं अभी। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था। अब निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, किसी भी बातों को निगेशन में कहना, निगेटिव मैनर में कहना ही निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैंने अभी लिखा था ना, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसे हम निगेटिव बनाने वाले हैं। तो निगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, इसको नकारात्मक भाव देना होगा। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, क्या हो गया, निगेटिव हो गया। पॉजिटिव का ही क्या बनता है, हमारा निगेटिव बनता है। तो निगेटिव में हम लोग क्या करने वाले हैं, निगेटिव इसको बोलेंगे आई नो यू, आई नो यू, क्योंकि आई लेता है सिंगुलर होते हुए भी V1 लेता है, नो डाउट। तो मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, इसका क्या होगा, आई नॉट नो यू, नो, इट्स इनकरेक्ट। डायरेक्ट हम लोग नोट नहीं लगाए थे। मैंने बेसिक में आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट में निगेटिव बनाने के लिए डू और डज के साथ नोट को लगाते हैं। तो इसीलिए इसका बनेगा आई डू नॉट नो यू, आई डू नॉट नो यू। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं आई डू प्लस नोट को कंट्रैक्ट कर देंगे तो डोंट, आई डोंट नो यू, दोनों होगा। सो इससे हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, इस निगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डू और डज आएगा, डू और डज। इसी के साथ हम लोग नोट लगाएंगे, फिर क्यों क्या लगाएंगे, V1 और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या सर V5 भी लगा सकते हैं,
V5 लगाना ठीक है या नहीं है, तो हम V5 का यूज नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में तो मैंने स्ट्रक्चर लिखा था सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट फिर कंप्लीमेंट। पॉजिटिव का तो स्ट्रक्चर ही था, तो फिर नेगेटिव में V5 क्यों हटा रहे हैं? तो मैंने यहाँ पर लगा रखा है पहले, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट चाहिए वैसा वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट इक्वल टू हमें क्या चाहिए? वर्ब। तो यहाँ पर मैंने V1 लगा लिया, यहाँ पर क्या लगा लिया? V5। तो हमारा अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1 लगाना है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5 लगाना। यानी कि हमारा सब्जेक्ट के साथ जो एग्रीमेंट करना था, समझौता करना था, वो हमारा हो गया है। तो अब ये दोनों काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो हमारा मेन वर्ब के रूप में कौन आने वाला है? V1। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है ना, मेन फॉर्म होता है। तो हमारा ये लोग ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, केवल निगेटिव बनाने के लिए यूज होगा। दिस वर्ब्स आर मीनिंगलेस हियर, यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है, या केवल निगेटिव बनाने के लिए। अगर डू प्लस नोट को साथ में जोड़ू तो क्या हो जाएगा इसका? डोंट इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोंट। अगर डज प्लस नोट को जोड़ दू तो डजंट होगा। गॉट इट? सो सर मैं इसका कहां यूज करूं और इसका कहां यूज होगा? आप इसे राइटिंग इसका यूज करते हैं फॉर्मल यूज में, इसका यूज करते हैं फॉर्मल राइटिंग में, फॉर्मल राइटिंग में यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं इनफॉर्मल राइटिंग में। स्पीकिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसका सर फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल राइटिंग वो होता है जैसे किसी ऑफिशियल को चीजों के लिए लिखते हैं, या लेटर लिखे, या कई बार आप अपने एग्जामिनेशन में फॉर्मल राइटिंग लिखना होता है, तो वहां पर डू नॉट लगाना है, डोंट नहीं लगाना है। अब सर डोंट को कहां लगाएंगे? डोंट के इनफॉर्मल जब आप व्हाट्सएप पर चैट करेंगे तो वहां लगाएंगे, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, वहां पर आप डोंट बोल लिख सकते हैं। लेकिन जब स्पीकिंग की बात करें, जितना ज्यादा इसका यूज करेंगे उतना आसान होगा, क्योंकि डोंट लगाने से हमारा बात है जल्दी हो जाता है। जैसे आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नहीं जानता, आई डू नॉट नो यू होगा। अगर वही शॉर्ट में बोलो तो आई डोंट नो यू, फास्ट में हम लोग बोल लेते हैं। तो स्पीकिंग हमारा इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो चलो कुछ हम एग्जाम्पल बनाते हैं। राम डजंट, राम डज नॉट हेल्प मी, राम मुझे सहायता नहीं करता, राम मुझे सहायता नहीं करता। सर ऑब्जेक्ट भी क्यों लगाए? हमेशा है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में बताया था, तो ऑब्जेक्ट के जगह प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? नहीं होता है। राम मुझे सहायता नहीं करता है, सी डजंट लव मी, वो मुझसे प्यार नहीं करती है। सी डजंट लव मी, वो मुझसे प्यार नहीं करती है। दे डोंट अंडरस्टैंड, वे लोग नहीं समझते, वे लोग नहीं समझते हैं। सारे निगेटिव एग्जाम्पल है, वे लोग नहीं समझते। You do not work hard nowadays, तुम आजकल में कठिन परिश्रम नहीं करते। यू डू नॉट वर्क हार्ड nowadays, तुम आजकल कठिन परिश्रम नहीं करते हो। एक वर्ड होता है ऑलवेज, हमेशा, पॉजिटिव के लिए। इससे क्या होता है? नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब होता है हमेशा। क्योंकि हम बोल रहे हैं, पहले ही बता रखा है मैंने कि इसका यूज करते हैं डेली रूटीन में, या रिपीटेड एक्शन, ऐसा घटना जो रिपीट हो। क्या हो? रिपीटेड एक्शन के लिए, रिपीटेड एक्शन।
ऐसा करना जो बार बार हो। मतलब जो बार बार हो, जो रिपीट होता है। जैसे रिपीटेड एक्शन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, नेवर का यूज करते हैं या ऑलवेज का यूज करते हैं। जैसे हम नेवर को डू नॉट के जगह पर हम नेवर भी लगा सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं यू नेवर टेल अ लाई। तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते हो। तो हमारा निगेटिव के लिए बन गया। सो मुझे लगता है कि आप कुछ समझ गए। सो गाइस हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। सर इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हम लोग पहला पढ़े पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा पढ़ा है निगेटिव और तीसरा पढ़ेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So till then, for today it's all. So till then, keep laughing, keep smiling, have a nice day. We will meet in next video. और इसे बार बार रिपीट किया करो। मैं इसके लिए बहुत सारे मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि इसका पीडीएफ जो प्रैक्टिस सेट का मैं इसे डाल दूं। वो आपको है ना लिंक में मैं डाल दूंगा वहां नीचे। सो ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।